हाँ जी बच्चों, तो एक क्लास थोड़ी-सी मिस हो गई थी, बीच में रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में आपको 4 नंबर का मैंने रीड करने को दिया था कि एक बार रीड करके आना है आपको। तो सेम टू सेम चीज़ें थी इसके अंदर। देखो, मटेरियल था, लेबर था, ओवरहेड था। आपको क्या करना था, अप्लाई करना है इस डेटा को यूज़ करके। तो ये कुछ आपको डेटा दे रखा था। देखो, इस प्रोडक्ट एक्स, मतलब हमारी कंपनी में 2 प्रोडक्ट हैं, तो 2 ग्राहक आ रहे हैं, एक्स और वाई। इसके लिए हमने 5 बार सेटअप किया, इसके लिए हमने 10 बार सेटअप किया। तो इसका मतलब सेटअप का खर्चा इनके बिल में 5 और 10 के रेशियो में जुड़ना चाहिए। मटेरियल हैंडलिंग का ये रेशियो है, इंस्पेक्शन का ये रेशियो है, मटेरियल रिक्विजिट का ये रेशियो है, टोटल ये है। तो आपको क्या करना है, इन एक्टिविटीज के बेसिस के ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ओवरहेड। तो वही काम क्स्टमर आने से पहले रेट निकाल के रखनी है और कस्टमर आने के बाद रेट को अप्लाई करना है, दैट्स इट। तो ये मैंने रीड करने को दिया था, ये आपको कर लेना चाहिए था क्वेश्चन। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और एबीसी कॉस्टिंग से इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग है। हमारे फॉर्मेट से चलेंगे तो पहले ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का निकालेंगे। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का निकालेंगे तो मटेरियल और लेबर तो सेम रहेगा, और ट्रेडिशनल कॉस्टिंग से टोटल कॉस्ट का ये आंसर आएगा ओवरहेड का लोकेशन करने के बाद। और ओवरहेड का लोकेशन क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है, तो हम आर्स बेसिस पे कर देंगे, लेबर आर्स बेसिस पे कर देंगे, जिसमें जितने घंटे लगे हैं क्वांटिटी के उतने बेसिस पे। तो ये एक आपको रीड करने को दिया था मैंने। ठीक है, फिफ्थ नंबर देखेंगे तो ये भी आपको रीड करने के लिए दिया था। इसमें क्वेश्चन ने कहा कि एबीसी कॉस्टिंग लगाएं कि नहीं लगाएं। क्या हम, मान लीजिए मैं आपको कहूं कि मेरी कंपनी में प्रोडक्ट ही एक बनता है और सारी एक्टिविटी उसी के लिए होती है, तो क्या एबीसी कॉस्टिंग लगाने की जरूरत है? क्या नहीं, सारे खर्चे एक ही कस्टमर के बिल में जोड़ने होते हैं। तो एबीसी कॉस्टिंग कब लगेगी? जब मोर देन वन प्रोडक्ट हो और मोर देन वन एक्टिविटी हो, तभी। तो इसी के बारे में ये फिफ्थ नंबर लिख रखा है, तो आपको एक बार रीड करना है ये वाली चीजें। सिक्स वाले में देखेंगे तो सिक्स वाले में देखो, हमारे बिजनेस में एक दो तीन चार, चार एक्टिविटीज होती है हमारे बिजनेस में। उनके ड्राइवर ये दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या जानना चाहता हमसे, यू आर ऑल्सो गैदर द फॉलोइंग ऑपरेटिंग डेटा। घंटे दे रखे हैं, सेटअप दे रखे हैं, मशीन आवर्स और पैकिंग के वो डिटेल दे रखा है। उसमें आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट द कॉस्ट कंट्रोल। मतलब आपको अलोकेशन करना है ओवरहेड का, और ओवरहेड का अलोकेशन करने के लिए 2 स्टेप थे। तो आपको 2 स्टेप में क्या करना था, सबसे पहले बजटेड कॉस्ट, कस्टमर आने से पहले रेट निकालनी होती है। इसका फॉर्मेट सेम रहता है, जैसा हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल में कराया था वो फॉर्मेट लेना। इसने अलग अलग फॉर्मेट ले रखा है, हम ये वाला फॉर्मेट यूज नहीं करते हैं। हम कैसे यूज करते हैं, मैं आपको स्टार्टिंग वाला दिखाऊं तो पहले लिखते हैं को एक्टिविटी, एक्टिविटी का अमाउंट। पहले लिखते हैं हम एक्टिविटी, एक्टिविटी का अमाउंट, फिर कॉस्ट ड्राइवर का नाम, नंबर ऑफ ड्राइवर, और फिर रेट, फिर रेट। तो एक दो तीन चार पांच कॉलम बनते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये रेट निकली, कस्टमर आने से पहले ये काम हो गया। कि हमारे कंपनी में टोटल एक दो तीन चार काम होते हैं, इतनी इतनी बार होते हैं, तो एक बार का खर्चा ये है। अब हमारे पास में 2 कस्टमर आए हुए हैं, प्रोडक्ट ए का कस्टमर आया हुआ है, प्रोडक्ट बी का कस्टमर आया हुआ है। इसका बिल बनाना है। क्वेश्चन ने हमको बता रखा है इतने इतने घंटे लगे हैं, तो सेटअप का खर्चा जो आया वो इतने इतने घंटे में बांट देंगे। तो देखो बच्चे, आर्स का खर्चा 10 रुपये, सेटअप का खर्चा 1000 रुपये के रेट से, और मशीन आवर्स का 10 के रेट से, 5 के रेट से। तो आपको जस्ट ये 4-5 आइटम निकालने हैं, दैट्स इट। 2 ग्राहकों का बिल बनाना है, पर यूनिट अमाउंट से मत लिखना है इसके अंदर, सिंपल है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 7 फिर से थ्योरी है। इसमें आपको ये समझा रहा है कि हमारी लार्ज स्केल एक सर्विस इंडस्ट्री है जिसमें इंश्योरेंस, बैंक और हॉस्पिटल काम करते हैं। उसके अंदर है ना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक सिस्टम लगा रखा है, रिलेटिवली अनसोफिस्टिकेटेड बस्टिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। और इनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि भैया खर्चे कहाँ हो रहे हैं, किस कस्टमर पे कौन से कैसे अलोकेशन करें। तो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप इनको बताइए कि कैसे लार्ज कंपनी एक्टिविटी बेस्ड अकाउंटिंग को फॉलो कर सकती है। तो हम इसको क्या बताएंगे, सबसे पहले अपने बिजनेस को एक्टिविटीज में डिफाइन करिए, फिर उनका अमाउंट डिफाइन करिए, फिर उनके कॉस्ट ड्राइवर डिफाइन करिए, फिर उनकी रेट डिफाइन करिए, फिर देखिए कस्टमर के लिए कौन सी एक्टिविटी कितनी देर तक होती है। तो यही चीज़ उन्होंने अपने इंग्लिश में लिख के दिखा रखी है कि सबसे पहले आप ये चेक करिए। देखो इसमें लिख भी रखा है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, अगर वो ईबीसी लगाना चाहती है तो पहले तो आप अपना एनवायरनमेंट को थोड़ा चेक करिएगा। फिर इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट है कितनी, वो आइडेंटिफाई करिएगा। फिर उसके बाद में ओवरहेड के रिसोर्सेज मतलब कॉस्ट ड्राइवर आप डिसाइड करिएगा। उसके बेसिस पे आप कस्टमर को इवेल्युएट करिएगा। तो यही बातें इन्होंने लिख रखी है।
थ्योरेटिकल है भाई, ये रीड करना है आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी आपका थ्योरेटिकल है। वही एक केस स्टडी टाइप दे रखा है, ऐसी ऐसी एक कंपनी है, बताइए क्या इनको एबीसी लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो बच्चों हमने यही बताया कि डायरेक्ट कॉस्ट है वो तो डायरेक्टली जितनी आइडेंटिफाइड है उतनी कस्टमर के बिल में जुड़ेगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको एक्टिविटीज़ में बांट के फिर कस्टमर के बिल में जोड़ना है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको जो थ्योरेटिकल नोट लिखवा रखे हैं सिर्फ वही चीज़ें आपको इसके अंदर लिखनी है। 9 के अंदर फिर से थ्योरेटिकल बातें वही, तो ये आपको रीड आउट करनी है, दैट्स इट। इसे पढ़ाने लायक ऐसा कुछ है नहीं। 10th वापस से। 11th में देखो बोलता है कि वैल्यू एडेड है कि नॉट वैल्यू एडेड है। पॉलिशिंग करना फर्नीचर को बाई सिस्टम इंजीनियरिंग ने सॉफ्टवेयर फॉर्म। इंजीनियर है ना, पॉलिश का काम पकड़ा रखा है, तो क्या ये एक्टिविटी सही अलोकेट हो रखी है? नहीं। मेंटेनेंस का काम दे रखा है, मेंटेनेंस ऑफ ए सॉफ्टवेयर रिसीवेबल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बाय बैंकिंग कंपनी। मेंटेनेंस का काम सॉफ्टवेयर कंपनी को दे रखा है। मैंने कहा ये बिल्कुल आपने सही कर रखा है, ये वैल्यूडेड एक्टिविटी है। पेंटिंग का काम दे रखा है, पेंटिंग ऑफ ए पेंसिल मैन्युफैक्चर बाई ए पेंसिल फैक्ट्री, तो मैंने कहा ये भी सही लोकेशन हो रखा है। तो आपसे पूछ रहा है कि क्या ये वैल्यूडेड है, क्या इसको एक्टिविटी का वर्थ है कि नहीं है, तो ये बताना है आपको इसके अंदर। फिर क्वेश्चन कहता है कि हम ये 4-5 डेटा देते हैं, इन 4-5 डेटा में बताना है कि यूनिट लेवल पे कौन सा है, बैच लेवल पे कौन सा है, प्रोडक्ट लेवल पे कौन सा है, फैसिलिटी लेवल पे। ये याद रखना पड़ेगा भाई आपको ये कि एक्टिविटी का ह्यूमन रिसोर्सेज, ये फैसिलिटी सेवाएं देने के लिए काम आता है। पार्ट्स मैनेजमेंट जो प्रोडक्ट में काम आता है। परचेजिंग होती है वो बैच वाइज होती है। क्वालिटी कंट्रोल एक एक यूनिट का चेकआउट करना पड़ता है। इक्विपमेंट सेटअप हर यूनिट के लिए सेटअप करना पड़ता है, या यहाँ बैच बैच लेवल भी लिख सकते हैं सेटअप में। ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय फैसिलिटी लेवल का काम हो गया। असेंबली यूनिट्स के लिए बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने का काम हो गया। रिसीविंग बैच लेवल का काम हो गया। ठीक है। फिर 13 नंबर चालू हो जाते हैं आपके। तो ये एक लेक्चर बीच में मिस हो गया था, तो इसमें बस ये 5-7 मिनट की ही डिस्कशन करी थी हमने, बीच में जो मिसिंग हुआ था। तो बच्चों ये 13 नंबर वाला सेम टू सेम क्वेश्चन ये स्टार्ट हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमने ये 14, 15, 16 वाले डिस्कस किए हैं, तो आप वो वाली वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू।